भगवान गणपति की कृपा आप सभी पर आजीवन बना रहे। प्रभु की माया, प्रभु की अनुकंपा और प्रभु के आशीर्वाद से आप सब कुशल मंगल और आनंदित रहें। इन्हीं दुआओं, यही शुभकामनाओं के साथ मैं राकेश परमार आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ। मित्रों, आज का बात चर्चा है या चिंता है, ये आप पर छोड़ते हैं। मैं अपने साहब के सामने रखूंगा, आप विचार करें कि ये बात चर्चा योग्य है या चिंता योग्य है। सबसे पहले तो आपको पता है कि कोरोना के वजह से समस्त देश भर में संपूर्ण लॉकडाउन था। उसके बाद चरणबद्ध तरीके से सरकारों ने या स्वास्थ्य कर्मियों ने, स्वास्थ्य से उन्होंने मतलब जिनको जैसा लगा उसको खोला गया। कहीं किसी फेस में अस्पताल खुले, कभी कुछ खुले, कहीं कहीं मंदिर भी खुले हैं, कहीं रेस्टोरेंट खुला तो कहा गया कि खाना बैठ कर नहीं खा सकते, होम डिलीवरी लेंगे। अब मैं खुद ही हल्दीराम में खा के आया हूँ, तो मतलब खाने का भी खुल गया है। सिनेमा हॉल भी अब उत्तर प्रदेश सरकार में सुना है कि खोला जा रहा है, या महाराष्ट्र सरकार में सिनेमा हॉल भी कहीं खोला जा रहा है, लेकिन उसमें सिनेमा हॉल के मालिक और सिनेमा देखने वाले दर्शकों को कुछ हिदायत दी गई है। वो ज़रूरी भी है, क्योंकि जब तक कोरोना का दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, मेरा ये मानना है। मेरा आज विषय, मेरा आज चिंता महाराष्ट्र सरकार के उस निर्णय पर है। पहले तो मैं बता दूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य नहीं हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे महाराष्ट्र में मंदिरों को खोलने का एक मुहिम चला रखा है। वो गलत है, सही है, मेरा मतलब, मेरा ये विषय ही नहीं कि मंदिरालय खुले या देवालय खुले। मैं यहाँ जा ही नहीं रहा हूँ। मेरा मानना है कि अगर आप घर से अपने भगवान की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, याद करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपका भगवान आपसे नाराज हो जाएंगे। हम में, तुम में, खड़क खब में, घट घट व्यापत रहो। लेकिन कहने वाले तो जरूर कहेंगे कि भाई मंदिरालय में, आखिर देवालय में जाने पर रोक इसलिए है कि भाई वहां पर अनियंत्रित भीड़ आएगी भगवान के सामने आराधना करने के लिए, तो वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का धज्जियां उड़ जाएगी और कोरोना महामारी के फैलने का, संक्रमण का खतरा है। एकदम सही, बिल्कुल सही, यही है, यही तरीका ही है। लेकिन बिहार के चुनाव में तो कोरोना की धज्जियां उड़ाई जा रही है। सारे नामांकन के टाइम में, प्रचार के टाइम में नेता लोग जब फोटो खिंचवाते हैं तो मास्क को नीचे कर देते हैं। वैसे भी वो नाक जहाँ से, असल में जहाँ से खतरा रहता है उससे नीचे करते हैं। श्री मयंक मधुर जी मेरे को देख रहे, मैं चाहता हूँ पहले उनके मार्गदर्शन पढ़ लूँ। मयंक मधुर भारतीय जनता पार्टी के युवा होनहार नेता हैं और बहुत हाईली अप्रोच्ड वाले आदमी हैं। मयंक मधुर ने मुझे मार्गदर्शन दिया कि राजनीति की पाठशाला के कार्यक्रम कलाम को सलाम में आप नहीं आए। मैं आपका इंतजार कर रहा था सम्मान करने के लिए। मुझे बड़ी खुशी है कि आप मुझे सम्मान करने के लिए बुला रहे थे। मुझे बड़े हार्दिक अभिलाषा भी थी कि मैं आपके बुलावे पर, आपके आदेश पर वहाँ उपस्थित होता, लेकिन कुछ चीज़ें बियॉन्ड द कंट्रोल होती है। वो वही कंट्रोल कि भाई जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, की वजह से मैं नहीं निकला। इस बात का मुझे अफसोस है, लेकिन मेरा सबसे बड़ा सम्मान है कि मेरा भाई मुझे सम्मानित करने की सोच रहा है। मैं समझ रहा हूँ कि यही मेरा सम्मान है। मयंक मधुर मेरे को सम्मानित करने की सोच रहे हैं। इससे बड़ा सम्मान वो तामपत्र, वो मेमेंटो, वो जो कुछ के रूप में आप करते हो, वो उसका कोई महत्व नहीं है जितना मेरे भाई के मन में मेरा सम्मान है, और वो बरकरार है, बना रहे। मैं यही इच्छा रखूंगा, यही उम्मीद रखूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मन में मेरा सम्मान बना रहे, इसी बात की एक बार पुनः सादर अनुरोध करता हूँ। कृपया आप एक सम्मान और करें, इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि फेसबुक वालों ने मेरे को लाइक और शेयर करने पर मना कर दिया है। कुछ ग्रुपों में साझा करें ताकि मेरी बातें पहुंचे। मेरी बात बढ़िया होगी तो आप आशीर्वाद दे दीजिएगा। मेरा भाई भी देख रहा है मुझे, तुम भी शेयर करो। कैसे हो चंदेल साहब, शेयर करो। खैर, चर्चा थी महाराष्ट्र में देवालय और मंदिरालय पर। देवालय और मंदिरालय पर विषय पर मैं उतना ज़्यादा चिंतित नहीं हूं कि आप
आप दिवाले खोल रहे हैं, मदिरालय खोल रहे हैं, ये मेरा विषय नहीं। मैं बड़ा व्यापक विषय पर आपका आशीर्वाद जानना चाहता हूँ, इसलिए मैं लाउड नहीं बोल रहा था कि बातें आराम से समझी जाए। देखिए, हमारा ना संघीय व्यवस्था है, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, अधिकारीगण, हाँ अमित शुभ आशीर्वाद, उसके बाद विधायक के लोग हैं। ये एक तरह से ना चैन है, अगर चैन का एक भी कड़ी टूटा ना तो वो चैन बिखर जाता है। ये गुड़िया का माला है, अगर आप एक गुड़िया उसमें से निकला तो पूरा माला फिर बिखर जाता है। चाहे फूल का माला मिल लीजिए, गुड़िया का माला लीजिए, अगर माला तोड़ देंगे ना तो फिर वो गले पे लटका करके नहीं पहना जा सकता। वो तभी अच्छा लगेगा जब वो राउंड हो, एक दूसरे से जुड़ा हो, एक दूसरे से बना हो। राज्यपाल महोदय ने माननीय मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखा। मैं ना तो राज्यपाल का अधिकार की अतिक्रमण कर रहा हूं, ना ही उनके चिट्ठी पर कोई सवाल उठा रहा हूं। मैं ये जानना चाह रहा हूं और जितनी मेरे को जानकारी है वो आपको बताना चाह रहा हूं। सबसे पहले आपको स्पष्ट हो जाए कि मेरे को बिल्कुल कोई जानकारी नहीं है, मैं बहुत साधारण आदमी हूं। आप सब मेरा मार्गदर्शन करिएगा, इसीलिए मैं आज ये मुद्दा उठाया कि आप अपनी बात बताएं, आपके वजह से मैं जानकारी हासिल करूं। राज्यपाल महोदय ने माननीय मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखा है कि आप मदिरालय खोले हैं। यहां तक का शब्द पर कोई बात नहीं, राज्यपाल राज्य प्रमुख होता है, उसी के आदेश पर सरकार चलती है। उसके सुझाव के लिए, उसको मार्गदर्शन देने के लिए मंत्रिपरिषद होता है, मतलब स्टेट हेड राज्यपाल है। ये केजरीवाल और राज्यपाल के बवाल में माननीय न्यायालय ने भी ये साबित कर दिया है। केजरीवाल को उनकी औकात बताई थी कि सुमत तुम्हारा औकात कुछ नहीं है, राज्यपाल बॉस है और राज्य के हर गतिविधि के काम में राज्यपाल सर्वोपरि है। वो बात वहाँ कभी हर जगह, मतलब राज्यपाल ही राज्य का प्रमुख होता है, केंद्र का प्रतिनिधि होता है, राष्ट्रपति का एम्बेसडर वहाँ पर, तो राज्यपाल ऊंचा है। तो राज्यपाल की चिट्ठी यहाँ तक तो ठीक है कि आप दिवाले खोले हैं, मदिरालय क्यों नहीं, ये सब, लेकिन उसके आगे जो उन्होंने सब जोड़े कि आप किस बात के हिंदूवादी हैं, इस बात पर मुझे घोर आपत्ति है। राज्यपाल को क्या मतलब ये जानने की, बताने की, पूछने के लिए कि आप हिंदूवादी हैं या मुस्लिमवादी हैं, सांप्रदायिक हैं या धर्मनिरपेक्ष हैं। राज्यपाल तो राज्य का प्रमुख है और उस महाराष्ट्र राज्य में रहने वाले हर नागरिक का प्रमुख है। आपके नाम से शुरुआत होती है राशन कार्ड बनने की, आपके नाम से शुरुआत होती है आधार कार्ड बनने की। नागरिकता अगर शुरू की जाएगी तो पहले आपका नाम लिखा जाएगा, एक उसके बाद होगा। आप जब गाड़ी में बैठते हैं उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, आप जिस गाड़ी में बैठ गए वही गाड़ी आपका होगी, उस पर अशोक स्तंभ होता है, आपके गाड़ी पर नंबर प्लेट नहीं होता है। इतना बड़ा सम्मान आपको प्राप्त हुआ है। जो आदमी बिना नंबर का नंबर 1 है, उस आदमी को ये पूछना, मिश्रा जी का नमस्कार, ये पूछना कि आप किस बात के हिंदूवादी हैं, ये मुझे ऐसा, मैं इस पर देखिए, मेरे बात सब ये मत मानिए कि मैं कोई भाजपा विरोधी बोल रहा हूँ या कांग्रेस पक्षी बोल रहा हूँ। ना तो मैं भाजपा ही हूँ ना कांग्रेसी हूँ, मैं भारतीय जनता का पार्टी हूँ। मतलब भारतीय जनता पार्टी नहीं, बड़ा महीन लाइन है, भारतीय जनता का पार्टी, मतलब जो भारत की जनता का सोच है, मैं उसके लिए हूँ। भारत की जनता के हित अहित सम्मान, भारत की जनता की आन बान मान सम्मान स्वाभिमान के साथ हूँ। और भारत की कहीं पर अगर कुछ क्षति पहुँचती है उस पर उंगली रखना, उसको पॉइंट आउट करना, उस पर चर्चा करना मेरा काम है। वो कभी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भी जा सकता है, कभी विपक्ष में भी जा सकता है, ये मेरे लिए मैटर ही नहीं है। मैटर देश के पक्ष में जाए, विपक्ष में ना जाए, संविधान के पक्ष में जाए, विपक्ष में ना जाए, ये मेरा सोच होता है। मेरे ख्याल से संविधान में दिए प्रदत्त शक्तियों में राज्यपाल महोदय को, मुख्यमंत्री को ये पूछने का कि आप किस बात के हिंदू धर्मी है, ये गलत है। क्योंकि मुख्यमंत्री की शपथ ले लेने के बाद उद्धव ठाकरे हिंदू नहीं रहे। वैसे भी जो उद्धव ठाकरे जिस गठबंधन के साथ सरकार चला रहे हैं वो तो उनको हिंदू रहने नहीं देगा। वो तो उनकी राजनीति, अभी उस पर बाद में बात करूंगा, पहले राज्यपाल पर बात करूँ। तो राज्यपाल की वो चिट्ठी की मदिरालय है या दिवाले, आप किस बात नहीं हो, मुझे इस बात पर ऐतराज है। खैर उद्धव ठाकरे ने समय नहीं लगाया, तुरंत उनके चिट्ठी का जवाब दिया कि मुझे आपसे हिंदूवादी होने की सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। ये और भी बड़ी गलत बात है, क्योंकि आपकी सरकार चल रही है और राज्यपाल की ही दी हुई सर्टिफिकेट पर चल रही है। अब ये दोनों लोगों के लड़ाई में यहाँ पर संविधान को धुक्कार मिला, संविधान को दुत्कार मिला।
संविधान का अपमान हुआ, जहां पर ये बात आई है कि भाई अब किस बात का लड़ाई, मतलब अब राज्यपाल को मुख्यमंत्री कह रहा है कि आपसे मुझे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, और राज्यपाल मुख्यमंत्री को कह रहा है कि आप कौन धर्म से हैं। ये दोनों ही मामलों में मैं अब मेरे पास जो शब्द है कि वो दो लड़ रहे हैं वो जरा बहुत अपमानजनक हो जाएगा, इसलिए मैं उसको नहीं कर रहा हूँ। आप समझ जाइए, आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ। मित्रों, राज्यपालों की स्थिति थोड़ा इधर बहुत बिगड़ी हुई है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। राज्यपालों की स्थिति पहले दिन से बिगड़ी हुई है, मतलब शुरू के कुछ दिन छोड़ दें, जिस वक्त आज़ादी की लड़ाई की तपिश और तपन लोगों में थी, उसके बाद से राज्यपाल राजनीतिक मोहरा बनने लगे। राष्ट्रपति शासन लगाना भी राजनीतिक विषय बन गया, राज्यपाल की नियुक्ति भी राजनीतिक विषय बन गई, राज्यपाल का मुद्दा उठाना और मुद्दे पर चर्चा, मुद्दे पर बात करना भी राजनीतिक मोहरा बन गया है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल धनखड़ साहब भी बहुत सभ्य आदमी है, बड़े योग्य आदमी है। ममता बनर्जी को तो मैं नेता बनने के योग्य ही नहीं मानता। तो भारतवर्ष में दो लोग हैं जिनसे मैं नफरत करता हूँ। आमतौर पर कई लोगों से मेरा राजनीतिक विरोध होता है, नफरत नहीं है, लेकिन दो आदमी से मैं बड़े खुले मन से कह रहा हूँ कि दो लोग हैं जिससे मैं नफरत करता हूँ, घृणा करता हूँ। मतलब मैं टट्टी हाथ में ले लूँ, ये दो आदमी को हाथ में ना लूँ, हाथ ना लगाऊं उनके साथ। वो है ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल। तो दोनों लोगों की ना राजनीतिक बिल्कुल देश विरोधी है, देशघातक है, आमनो चमन के लिए दुश्मन है ये लोग, घातक है ये लोग। इन दोनों लोगों की राजनीति बिल्कुल देशद्रोही राजनीति है, देश की घातक राजनीति। आप देश के संवैधानिक संस्थाओं पर चोट करें, संवैधानिक संस्थाओं को नीचा दिखाने का प्रयास करें और धूर्तई करें, ये बहुत बड़ा गलत बात है। मतलब देखिए, भाषणबाजी में झूठ बोलना अब राजनीति में विषय ही नहीं रहा, भ्रष्टाचार घोटाला भी अब विषय नहीं रहा। नहीं तो लालू प्रसाद का बेटा मुख्यमंत्री बनने की हिम्मत नहीं कर पाता, दावा ही नहीं ठोक पाता। लेकिन अब ये देश में मुद्दे नहीं, मायावती 3-4 बार बन के आ गई, भ्रष्टाचार कहाँ मुद्दा रहा। मुलायम सिंह यादव लगातार मुख्यमंत्री बने, अपने बेटे को बना दिए, कहाँ भ्रष्टाचार मुद्दा रहता। तो इस देश में उसमें बात ना करें जो इरेलीवेंट है, वो रेलिवेंट ही ना, उस पर बात ना करें। लेकिन जो चीज़ रेलिवेंट है उस पर तो बात करते हैं। ममता बनर्जी की राजनीति को मैं बिल्कुल धिकारता हूँ, नकारता हूँ, वो किसी योग्य नहीं है, उसकी राजनीति बिल्कुल स्वीकार नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ कि आगामी चुनाव में जल्दी से जल्दी ममता बनर्जी को बंगाल से मुक्त किया जाए, नहीं तो अब बंगाल में आपको वीजा लेने की जरूरत पड़ जाएगी। अभी तक वीजा नहीं ले रहे हैं, इस वजह से थोड़े बहुत वहाँ पर संगठन सक्रिय है, वो अब की बार पिटवा मरवा कटवा करके आप सबको ठीक कर देगी। उसके बाद आपको वहाँ वीजा पर लेकर के जाना पड़ेगा। ममता बनर्जी अभी पूरे 5 साल तक हिंदुओं को काटते रही, पीटते रही, मारते रही, या पूजा को पैसा पता है कि अपने ही किसी लोग से हाईकोर्ट में भेजवा दी और वहां पर उसे स्टे ले आती। अब वो कहेगी कि देखिए मैं पूजा पंडल को पैसा देना चाहती थी, अदालत ने मना कर दिया। अब अदालत गैर संवैधानिक काम कैसे करेगा। अदालत से पूछी थी कि मैं मूर्ति विसर्जन को रोक करके अजान नमाज पढ़ने के लिए अलाउ करी, इसमें अदालत से पूछा था तुमने, तब ना अदालत की बात आती। अदालत की बात तो मानी थी, अदालत ने कहा था कि आप मूर्ति विसर्जन रोक दीजिए और ईद का नमाज का जो उस वक्त होता होगा उसको करने दीजिए, ऐसा अदालत ने कहा था। तो ये तो ड्रामा, ये लोग ड्रामेबाज हैं, इनकी ड्रामे को मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता, इनकी ड्रामे को मैं बिल्कुल इंडोर्स नहीं करता। लेकिन राज्यपाल का हर वो विषय पर चिट्ठी लिखना और पॉइंट आउट करना, इस विषय पर मैं समझ रहा हूं कि क्या ये संविधान में दिए प्रदत्त अधिकारों का भोला प्रदर्शन है या वाकई जायज है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। क्योंकि देश में संघीय ढांचा मजबूत रहेगा तभी हमारा देश इस तरह से ऐसे रहेगा, नहीं तो ये बिखर जाएगा। अंग्रेज चाहते थे कि बिखरा रहे, मुगल चाहते थे कि बिखरा रहे, अब विदेशी शक्तियां चाहती हैं कि बिखरा रहे। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि इसके बिखरे रहने में विदेशी शक्तियां हमारे देश के बड़े बड़े अफसर, बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े एनजीओ वालों को मोटी मोटी पैसा देते हैं ताकि आप इनके यहाँ न करके बिखराव करते हैं। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि ये जो चीज़ें जैसे हाथरस में हुआ, हाथरस में जो लोग भी वहाँ गए हुए थे उनको उस लड़की, जो लड़की के साथ दुर्व्यवहार हुआ, दुर्भावना हुआ, हत्या हुआ, बलात्कार हुआ, क्या हुआ, ये तो एक हत्या हुआ, ये तो साफ दिख रहा है। बाकी की चीज़ें मनगढ़ंत है कि सही है, सच्चाई, ये तो जांच का विषय में वहाँ था नहीं। इसलिए मैं नहीं कहूँगा, ना ही मैं केजरीवाल और चंद्रशेखर को कह दूँ कि ये हुआ है, मैं ऐसा नहीं कह सकता।
लेकिन जो वहां पर भीड़ थी, वो जो बवाल थी, वो बवाल राजनीतिक रोटी सेकने के अलावा और कई उद्देश्य की पूर्ति के लिए, तो उसमें बहुत सारे लोग विदेशी फंडिंग से देश को अस्थिर करने के हुए थे। कई लोग राजनीतिक निपटाए जा चुके लोग अपने आप को फिर रिस्टोर करने के लिए गए थे। कई लोग इसी बहाने योगी मोदी को बदनाम करने गए थे, और कई लोग इस बात के लिए गए थे कि चलो ये मामला हिंदू में दलित बनाम सोण है और इसी में दलित समाज और सोण समाज को भड़का करके हिंदू को कमजोर किया गया। मतलब कई चरण के लोग वहां पर लगे हुए थे, और उनमें से कई लोगों का तो पीएफआई के माध्यम से पैसा आने का, फंडिंग का पता चला। 5 लोग गिरफ्तार हैं। उसमें से पता चला कि वो चंद्रशेखर भी उसमें का हिस्सा है, उसको भी फंडिंग हुई है। ये जांच का विषय, मैं इस पर बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि जो जांच का विषय है वो जांच में रहे। मैं इस पर तब तक ना बोलूं जब तक कि जांच एजेंसी विद प्रूफ आपके सामने ना रख दे। तो ये है, तो कई बार आपको लगता है ना कि ये फलाना वाला मुख्यमंत्री फलाना वाला बात बोला, फलाना वाला विपक्ष का नेता फलाना वाला बात बोला, वो आपके लिए बोला। नहीं, हो सकता है आपको स्थिर करने के लिए, आपके संवैधानिक संस्था पर चोट करने के बोला हो। कई बार ये एनजीओ कोर्ट में जो केस लगाते हैं, कई मामलों में स्टे लगाते हैं, कई मामलों में जनहित याचिकाएं लगाते हैं, ये सब कई तरह के प्रलोभन से और विदेशी शक्तियों से प्रेरित होकर के लगता है, ऐसा कई करता है। इन सब बातों में रहने के बाद भी अगर राज्यपाल महोदय लोग थोड़ी बहुत महीन लाइन को अगर उस पर डेंट करेंगे तो वो टूटेगा और हमारा संघीय ढांचा कमजोर होगा, जो दुनिया यही चाहती है। लोगों के मन में विश्वास होगा, ये दुनिया चाहती है और आप उसको बढ़ावा दे रहे हैं। आप तो अपनी चिट्ठी दे करके राजनीतिक रोड से दिया या अपने नियुक्ति को सत्यापित कर दे कि जी मेरी नियुक्ति इसलिए हुई तो मैंने कर दिया, ऐसा मैं इल्जाम लगा रहा हूँ। ऐसा मेरा इल्जाम है कि क्या आपका वो चिट्ठी कि आप किस बात के हिंदू धर्म के हैं, मेरे ख्याल से राज्यपाल स्तर के आदमी को ये पूछने का अधिकार नहीं है। तो क्या आप अपने नियुक्ति की वैधता या सार्थकता साबित कर रहे हैं कि भाई मेरे को जिस लिए नियुक्त किया गया था वो हमने अपना काम बिल्कुल ईमानदारी से किया? क्या ऐसा है? अगर ये है, इस तरह की अगर थॉट है तो ये बहुत गलत है। अगर लेस मात्र भी है तो मेरे मन में आया ना, कई लोगों का मन में आएगा। आप ये चिट्ठी लिखते कि मैं राज्यपाल होने के नाते आपको आदेश दे रहा हूँ या आपसे पूछ रहा हूँ कि मदिरालय क्यों खुला और देवालय क्यों नहीं खुला। अगर संक्रमण का ही बात है तो मदिरालय से संक्रमण नहीं है और देवालय से संक्रमण है, तो ये बात समझ में आती है, क्योंकि यह राज्य प्रमुख होने के नाते आपका दायित्व भी है और आपकी जिम्मेवारी भी है। लेकिन आपका एक लाइन आपको आपके पूरे चिट्ठी को घृणा के योग बना दिया। मेरे समझ से, मैं राज्यपाल को घृणा के पात्र और राज्यपाल की चिट्ठी को घृणा नहीं कर रहा हूं। मेरे समझ से वो घृणा के योग इसलिए होगा, या विचार के योग तो हो गया, चर्चा के योग तो हो गया कि क्या राज्यपाल को ये शोभा देता है कि वो ये पूछे कि भाई आप किस बात के हिंदू धर्मी है, किस बात के हिंदू समर्थक है। ये एक शब्द, ये एक लाइन उस पूरे चिट्ठी को चर्चा में ले दिया। उस पूरे चिट्ठी की जो पवित्रता थी, जो उसका उद्देश्य था, उसका तहस नहस कर दिया, खत्म कर दिया, बवाल कर दिया। उसके ऊपर से उद्धव ठाकरे का नाले पर ढाला कि जी आप मुझको मत सुनिए, मुझे आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। ये और भी बड़ी बात हो गई। एक तो गलती राज्यपाल ने किया, मेरे हिसाब से, शायद राज्यपाल के हिसाब से गलती ना हो, मुझे लग रहा है कि गलत है। किस बात के हिंदू है ये कहना गलत है, बाकी वो चिट्ठी सब ठीक है, बट एक शब्द से पूरा खत्म हो गया ना। आप दूध में एक मुंह खटाई डाल दिए तो पूरा दूध फट जाएगा ना भाई, फिर वो दूध रहेगा नहीं। आप कहेगा कि जी बिल्कुल ठीक है, मैंने एक बूंद जहर आपके देह में डाल दिया, मर तो आदमी उसी से जाएगा ना। तो वो आदमी की पूरा शरीर, थोड़े बहुत के एक पैक दारू से पूरा शरीर हिलने लगता है ना। उसी तरह से कि एक उस लाइन से पूरे चिट्ठी की उस भावना, वो पवित्रता खत्म होगी नहीं। जिस पवित्रता की वजह से, जिस भावना को आपने लिखा होगा, आपका एक लाइन चिट्ठी को बर्बाद कर दिया। उसके बाद राज्यपाल को वो मुख्यमंत्री का जवाब, तो उनके पद और गरिमा का लायक ही नहीं है। वैसे भी उद्धव ठाकरे क्या अब इस पद और गरिमा के लायक है? अब इस पर 2-4 लाइन बोलते हैं, क्योंकि मामला अब 20 मिनट से ऊपर हो गया है। मित्रों, एक बात का मैं बिल्कुल ईमानदारी से और सच्चे मन से कह रहा हूं कि अब उद्धव ठाकरे बाला साहब ठाकरे वाला नहीं रहे। जिस तरह से महात्मा गांधी और राहुल गांधी दोनों एक नहीं है। पहले जान लीजिए, गांधी लिखने से राहुल गांधी मोहनदास करमचंद गांधी नहीं है। मतलब बिल्कुल उसी तरह से नगर निगम और सोनू निगम एक नहीं है। नगर निगम एक सरकारी निगम है और सोनू निगम एक गायक कलाकार है। उसी तरह से मोहनदास करमचंद गांधी दूसरा पार्ट है, राहुल गांधी दूसरा पार्ट है। ये जो गांधी है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, राजीव गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, वो सब जो गांधी होंगे, क्योंकि वहां शादी किससे हुई, जन्म कौन ले रहा है, बेटा कौन है, बेटी कौन से मतलब नहीं, वहां निकलता गांधी है। वो एक अलग विषय, वो अलग हो जाएगा। तो वो गांधी अलग है।
उसी तरह से ये जो ठाकरे, उद्धव ठाकरे, ठाकरे से मतलब ये नहीं है कि वो बाला साहब ठाकरे हो गया, बिल्कुल कतई नहीं। बाला साहब ठाकरे तो कहा करते थे कि जो आदमी कांग्रेस से मिलता है वो हिजड़ा है। बाला साहब ठाकरे कहते तो क्या बाला साहब ठाकरे अपने बेटे के लिए भी कह रहे थे, या उनको दूर से आशंका थी कि हमने अपने घर में हिजड़ा पैदा कर लिया? ये मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरे पर केस मत कर देना ठाकरे, नहीं तो तुम्हारे यहाँ वो हजाम की दुकान वाले लोग घूम रहे हैं। हालांकि वो दिल्ली में नहीं आएंगे, वो धोबी के कुत्ते, वो घर के दरवाजे के कुत्ते हैं, वो अपने दरवाजे पे रहेंगे, वहीं भों भों करते रहेंगे। दिल्ली में तो घर नहीं आ सकता, मैं दिल्ली में रहता हूँ, लेकिन फिर भी ये मैं नहीं कर रहा हूँ, आदरणीय बाला साहब ठाकरे का कहना है। अगर तुमको बुरा लगे तो ठाकरे जी के समाधि पर जाकर के कहना कि तुम क्या कह करके चले गए, हमको लोग गाली दे रहे। ये ठाकरे साहब कह रहे थे। एनीवे, उद्धव ठाकरे का राजनीतिक खतना कर दिया है कांग्रेस और शरद पवार ने, ये तो बिल्कुल सत्य वचन है। उद्धव ठाकरे हो सकता है वो चाहते कि सिद्धिविनायक के मंदिर को खोला जाए, गणपति को खोला जाए, मुंबा देवी को खोला जाए। वहाँ हो सकता है कांग्रेस बर करके यार तू अगर मंदिर खोलेगा तो हिंदूवादी हो जाएगा भैया, तो कम से कम पूरे हिंदू धर्म में गाली थू थू पे तो तेरा हो जाए। और हो सकता है शरद पवार डबल गेम के तो माहिर आदमी है, उनका भी तो भारतीय जनता पार्टी में संपर्क है, क्योंकि उन्होंने राज्यपाल के चिट्ठी पर ऑब्जेक्शन सबसे पहले शरद पवार ने लिया था। अगर शरद पवार चाहते राजनीतिक कलाबाजी खेलते तो राज्यपाल के चिट्ठी का चर्चा में नहीं होने देते, क्योंकि राज्यपाल की चिट्ठी आने का मतलब है कि महाराष्ट्र सरकार की जगह सही, कि महाराष्ट्र सरकार का राज्यपाल ने कुछ चिट्ठी लिखा है और स्पेशली उसमें किस बात के हिंदू, इस बात का उद्घोष है। शरद पवार कोई हल्के दर्जे के आदमी नहीं, बहुत गुड़ राजनीतिक है। आखिर उनको पता है कि उनके चिट्ठी लिखने से राज्यपाल की नौकरी जाएगी नहीं, राज्यपाल सस्पेंड होगा नहीं। तो शरद पवार ने क्यों चिट्ठी लिखा? इसलिए लिखा कि वो लोगों को बताना चाहते थे कि महाराष्ट्र में एक ऐसा मुख्यमंत्री है जो हिंदू होते भी हिंदू देवालयों में ताला लगा है और मंदिरालयों को खोला हुआ है। ताकि शिवसेना की संस्कार तो बाला साहब ठाकरे के जमाने में आ गई थी, जब माइकल जैक्सन का नाच नचवाया था ये राज ठाकरे ने। हालांकि वो उस वक्त भी बड़ा चर्चा हुआ था कि एक तरफ हिंदू धर्म ध्वज भाग है और दूसरे तब माइकल जैक्सन का नाच है, जो कि एक चाइल्ड एब्यूज है, बाल अपराधी है, बाल यौन शोषण का अपराध है। उस पर जिस वक्त वो आया था उस वक्त उस पर केस चल रहा था कि वो यौन अपराधी है, बाल यौन शोषण करता है। तो ये तो था, तो वो संस्कार तो उसी वक्त वाला चलता आ रहा है, वो तो समझने वाली बात है। जब तब ही संस्कार दरक गया था तो आज तो सत्यानाश हो चुका है। खैर, उद्धव ठाकरे का राजनीतिक खतरा हो चुका है। मुसलमान तो वो न थे और न हिंदू रहे, अब वो बीच वाले हो गए हैं, और बीच वाले लोग कहीं भी नहीं पूछे जाते हैं, कहीं भी नहीं पूछे जाता है। तो उद्धव ठाकरे तो चर्चा के योग्य ही नहीं है। उद्धव ठाकरे इस टाइम आकंठ डूबे हुए हैं। एक तरफ जितनी जांचें हो रही है वो नारकोटिक्स की, ईडी की या सीबीआई की, सुशांत राजपूत मौत घोटाला से लेकर के वो शायना वाला घोटाला, हत्या वाला, वो सब कहीं ना कहीं उसका मुंह सब उधर ही जा रहा है, वर्षा के तरफ ही जा रहा है। एक तो उनकी छटपटाहट वहाँ से, क्योंकि जिस हिसाब से मुंबई पुलिस के कमिश्नर आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, वो उससे ये पता चलता है कि मामला ज़रूर कहीं ना कहीं किसी बड़े पूंछ पर पांव रखा जा चुका है और कहीं बड़ी गर्दन हाथ में आ रही है। वो छटपटाहट है। उसके बाद आपका अपना बेस, वोट बेस हिंदू भी आपसे दरक जाएगा तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। शरद पवार के लिए तो सबसे अच्छी बात है कि हिंदू के लिए लड़ाई क्यों दो लोग, एक भाजपा एक छत्र नेता रहे, बाकी राज ठाकरे उद्धव ठाकरे हो, निपट जाए हमारे साथ सरकार में बना करके। एक बार मुख्यमंत्री बन के आप हासिल क्या कर लेंगे? यही 10, 20, 50 पुलिस के का, तो वो तो आप नहीं थे, तब भी आपको मिला हुआ ही था। कोई ऐसा तो नहीं कि मुख्यमंत्री बनने के बाद कोई ज़्यादा सिक्योर हो गए हैं। इतनी सुरक्षा कर्मी तो आपके साथ पहले भी चला करते थे, आपके अपने नीतियों की वजह से, आपके अपने बुद्धियों की वजह से, आपके अपने कुबुद्धियों की वजह से, आपके अपना दिए गए कर्म कुकर्म या जो भी हो सत्कर्मों की वजह से। क्योंकि पुलिस मुझको कहाँ मिली है, मेरे को कोई डर नहीं, खतरा नहीं है। आपको ऐसा कुछ था अपने कामों को से तो आपको मिला हुआ है। बाकी आपका जहाँ तक रुपया पैसा है, मुख्यमंत्री के बाद भी तो आप लोग रिमोट कंट्रोल से चलाते थे, तो सारा तो आप ही का था। क्या हासिल हो गया? मतलब आप तो उसी तरह से ना, जिस तरह से सोनिया गांधी मनमोहन जी के टाइम थी वो प्रधानमंत्री नहीं, सुपर प्रधानमंत्री थी, सब कुछ यहाँ से डिसाइड होता है। उसी तरह से जब महाराष्ट्र में शिवसेना का मुख्यमंत्री भी था तब भी तो सारा बाला साहब ठाकरे के द्वारा डिसाइड होता था। तो क्या फर्क पड़ रहा था? तब भी कोई फर्क नहीं था। तो आप कहीं के नहीं रहे हैं। मैं तो आपको मुद्दे के लायक ही नहीं मानता, लेकिन मेरा यार मुद्दा बहुत बड़ा है कि राज्यपाल की चिट्ठी चर्चा के योग तो है ही है, और मैं समझ रहा हूं कि चिंता की योग है।
उसी तरह से और देश में जो राज्यपाल हैं और कई जगह के राज्यपाल हैं, अब उत्तर प्रदेश में राज्यपाल है, वहाँ पर सरेआम इनकाउंटर हो गया। आज मेरे बलिया में सरेआम गोली मार दी गई। राज्यपाल ने तो चिट्ठी नहीं लिखा कि क्या हो रहा है। हाथरस कांड हुआ, बागपत कांड हुआ, आजमगढ़ कांड हुआ, गाजीपुर कांड हुआ, आज बलिया में गोली मार दी गई, एक लड़की पर तेजाब फेंक दिया गया। मैं मानता हूं कि इसमें योगी जी का कहीं कोई हाथ नहीं है। योगी जी की सख्ती के वजह से लोग जो छटपटाए हुए उन लोगों की राजनीतिक कुचेष्टा है, राजनीतिक कुचाल है, मैं ये भी जानता हूँ। अब तो आज एक बात आई गया ना कि वो लड़की जो विधानसभा के सामने महिला जो विधानसभा के सामने आग लगाई थी, उसको एक राजनीतिक पार्टी का एक सेल का अध्यक्ष उसको मोटिवेट किया था कि तुम अगर जाकर के वहाँ पर आग लगा लोगी तो वहाँ पर पुलिस वाले हैं तुरंत तुमको बुझा देंगे और सीधे मुख्यमंत्री तुमसे मिलने आ जाएंगे और तुम्हारा बात का सुनवाई हो जाएगा। वो बेचारी औरत उसके बहकावे में आ गई और आके वो आग लगा ली। तो ये अब ये कानून व्यवस्था नहीं है, ये तो राजनीतिक साजिश है। हालांकि मुख्यमंत्री होने के नाते, प्रशासन के नियंत्रण आपके हाथ में होने के नाते ये भी आप ही की जिम्मेदारी है कि इस तरह के षड्यंत्रों को ना चलने दें। आप आखिर मुख्यमंत्री किस बात का है जब आपके नीचे षड्यंत्र चल रहा है। राजा वही सफल है जो अपने गुप्तचरों को टाइट रखे और अपने विरुद्ध होने वाले षड्यंत्रों को षड्यंत्र होने से पहले विफल कर दें। तभी तो आप राजा हैं, तभी तो आपको उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य का मुख्यमंत्री तो दिया गया है। आप ये कहकर नहीं बच सकते कि हमारे को षड्यंत्र हो रहा है। षड्यंत्र हो रहा है तो आप काहे लिए बैठे, फिर हटिए। लेकिन इतने होने के बाद भी वहां के राज्यपाल ने कहाँ चिट्ठी लिखा कि आपके यहाँ रोज कानून व्यवस्था आ रहा है। लेकिन वही अगर इस तरह की बात कहीं और होती तो वहां का राज्यपाल चिट्ठी लिख दे रहा है, पूछ दे रहा है। मैं यही कह रहा हूँ कि आखिर अगर, मैं फिर से एक बार कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और बंगाल के मुख्यमंत्री में कोई तुलना ही नहीं हो सकता। मतलब गेहूं गोबरा भी नहीं, सूरज और चांद भी नहीं, जमीन आसमान भी नहीं, उससे भी बहुत आगे हैं पूजनीय योगी जी। और राजनीतिक रूप से बिल्कुल निकम्मा, नकारा और नालायक लोग हैं महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में और दिल्ली में। लेकिन फिर भी वहां के राज्यपाल लोग तुरंत चिट्ठी लिख देते हैं और उत्तर प्रदेश वाला नहीं लिख पाता। ये एक चिंता का विषय है राज्यपाल की कार्यप्रणाली पर और राज्यपाल जैसे उस महामहिम के प्रतिष्ठा पर अगर लेस मात्र भी डेंट आता है तो ये भारत के संविधान पर डेंट आएगा। और भारत के संविधान पर डेंट आएगा वो एक संविधान का मानने वाला, संविधान को अपना पहला पुस्तक मानने वाला राकेश परमार और आप सबको बुरा लगेगा। मेरा आज मूल चिंता यही था। मुझे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वहाँ दिवाले खुले, मंदिरालय खुले, वो सरकार की जिम्मेदारी है। कहाँ से उसको कोरोना कंट्रोल करना है और कहाँ से बढ़ाना है वो जाने। वह सब सच्चाई ये है कि देश भर में कोरोना कंट्रोल के नाम पर कुछ नहीं हो रहा है, सब कुछ खोला जा चुका है। अब ईश्वर आपको कोरोना से बचा रहा है, डॉक्टर नहीं बचा रहा है, सरकार नहीं बचा रहा है, आपका इलाज और आपको नहीं बचा रहा, ईश्वर बचा रहा है और आपका सजगता है आपको बचा रहा है। मित्रों, सरकारों ने आपको मौत के मुंह में छोड़ दिया है, भगवान भरोसे छोड़ दिया है, तो आप ईश्वर को भरोसा करें और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं नीति को अपनाइए। कोरोना आपको छुएगा नहीं। राज्यपालों की गिरती प्रतिष्ठा, राज्यपालों की राजनीति के तरफ झुकाव और अपने नियुक्तिदाता के तरफ झुकाव का दिखाव से दुखी राकेश परमार ये दुआ करता है कि हमारे देश में संविधान का राज हो और ऊंची कुर्सियों पर जहाँ तटस्थता रिक्वायर्ड है, जहाँ पर तटस्थ होना अनिवार्य है, वहाँ पर लोग तटस्थ रहें। तभी जा करके हमारी संघीय ढांचा मजबूत होगी। और तब तक के लिए जब तक मजबूत ना हो, मैं दुखी, चिंतित और सोचने वाले मुद्रा में आप सबको प्रणाम करता हूँ। कृपया आप भी सोचिएगा। भारतीय संविधान की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम।